अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह। आज हम बात करेंगे लाहौर का एक कदीम तरीन एयरपोर्ट है जो 100 साल कबल तामीर किया गया, अंग्रेज़ों ने और दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कायद आज़म जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने इसी एयरपोर्ट पर लैंड किया और पाकिस्तान पहुंचे वो, और यहीं से उन्होंने अपने सफ़र का आगे आगाज़ किया पाकिस्तान की तामीर नौ का। और इस एयरपोर्ट को अब हुकूमत ने बंद कर दिया है, बाकायदा इसको बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और यहाँ पर एक बिजनेस कमर्शियल जो है डिस्ट्रिक्ट पूरा बनाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अरबों रुपए की जो है बल्कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी, जॉइंट वेंचर होंगे। हमें इस बात का जायजा लेना है कि आया कि पाकिस्तान में इस किस्म की जो तारीखी मकामात हैं, जो पाकिस्तान की पहचान है, जिससे हमारा मुस्तकबिल जुड़ा है और हमारा माजी जुड़ा है, आया हमें उन्हें चंद पैसों की खातिर, चंद हजार अरब रुपए की खातिर या चंद सौ अरब रुपए की खातिर उनको कमर्शलाइज कर देना चाहिए या उनको किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से ही सत्तार खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और इस इशू पर काफ़ी वीलॉग कर चुके हैं। इसके साथ हमारे रिपोर्टर हैं लाहौर में अली वकार, वो भी इस पर काफ़ी स्टोरी कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अली के पास जाते हैं। अली वकार, ये मसला क्या है और ये कब से चल रहा है और इस पर कोई लाहौर की कोई तंजीमें बनी हैं जिन्होंने इस मामले पर कोई एहतजाज भी किया और हुकूमत को बताया हो कि ये तारीखी और ये हमारी पहचान है और इसको महफूज बनाया जा सकता है, यहाँ पर म्यूजियम बनाया जा सकता है या कोई और एक्टिविटीज की जा सकती है और कमर्शलाइजेशन के लिए इस किस्म के जो जिसमें बिजनेस करना है, बिजनेस प्लान लाने हैं, वो कोई और जगह इस्तेमाल की जा सकती है। जी अली, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। ये जो वाल्टन एयरपोर्ट है जो तारीखी अहमियत का हामिल है, लाहौर में उसकी बड़ी अहमियत है और बड़ा मारूफ रहा है, बड़े हम भी बचपन से इसके बारे में सुनते चले आ रहे थे। लेकिन अब ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है यहाँ पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का, तो ये प्रोग्राम अब से नहीं है, इस हुकूमत में नहीं, बल्कि इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी इसका मंसूबा बनाया गया कि यहाँ पर एक बड़ा जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाए जाएं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाएं, इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए। तो इस हवाले से 2014 में भी शहबाज शरीफ हुकूमत ने काफ़ी इस पे काम किया, लेकिन फिर पता नहीं कोई ऐसी वजूहात सामने आई जिसकी वजह से ये सारा मंसूबा उस वक्त रुक गया। तो दोबारा अब ये इमरान खान साहब की हुकूमत में दोबारा इस मंसूबे को टेकअप किया गया और उस वक्त जो वर्किंग की गई उसी को दोबारा देखा गया। तो ये फैसला किया गया कि यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट जहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट्स तो नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ फ्लाइंग क्लब्स बने हुए थे। मुस्तकबिल में जो हमारे पायलट्स तैयार होते थे वो यहाँ पर ट्रेनिंग करते थे और वैसे भी लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए भी एक जगह बनी हुई थी कि जो लाहौर का फ़ज़ाई दौरा कर सकते थे। तो मुख्तलिफ फ्लाइंग क्लब्स उसका थोड़ा सा मुआवजा जो लेते थे, उसके बाद लाहौर का फ़ज़ाई जो, लेकिन अली अब तो ये ख़त्म कर दिया, अब तो बाकायदा नोटिफाई हो गया है, वो जो डिस्ट्रिक्ट बिजनेस प्लान है वो भी अप्रूव हो गया है। तो हुकूमत करना क्या चाहती है और क्या लाहौर के शहरी इतने बेबस हो गए हैं कि अपनी, अब तो फिर ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी कहा जाएगा कि जी लाहौर का जो किला है वो बड़ी कीमती ज़मीन है, यहाँ भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर ली जाए और इस ज़मीन को भी प्राइवेट सेक्टर को दे के अरबों रुपए कमा लिए जाएं। तो ये कब तक चलेगा इस तरह? क्योंकि ज़रूरी देखें, बात जो खदशात थे कि ये शहर के सेंटर में है और यहाँ पर फ्लाई जोन नहीं हो सकता या इस एयरपोर्ट की वजह से जो हाई राइज बिल्डिंग है वो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप एक बिजनेस सेंटर बना दें, बड़ी बड़ी इमारतें बना दें और इस शहर का जो एक कल्चर है, जो इसका एक लुक है, उसको आप तबाह कर दें। आप जरूरी था कि इस पे यकीनन इस पे कोई म्यूजियम बना देते एयरपोर्ट के हवाले से, सिविल एविएशन के हवाले से, फिर इसके और भी क्या इशू हैं, जमीन के इशू हैं, इसकी तारीखी अहमियत है, ये जमीन किसकी मलकियत थी, किस तरह ट्रांसफर की जाएगी और इसमें क्या कानूनी रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। अली, हम हमसे बाद में बात करेंगे, सत्तार खान से इशूज पर बात करते हैं। सत्तार खान साहब, ये बताएं कि ये जो कुछ किया गया है, आया ये कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया है और इसमें क्योंकि आपके पास इसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, ये जमीन थी किसकी और ट्रांसफर किसको हो रही है, आया कि इसमें जो महकमों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन है वो तमाम चीजों को और कानूनी पहलुओं को पूरा किया गया है? जी सत्तार खान साहब, ये हुआ ये था कि 21 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुखार और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से कहा, ये मीटिंग मिनट्स की बात कर
टर्मिनेट की बात, पहली जो बात शुरू हुई थी वो ये थी कि अबू धाबी ग्रुप का जो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है ताबुन, उनकी लाहौर फिरोजपुर रोड पर एक इमारत बन रही है मुबारक सेंटर, ठीक है, उसका एनओसी सिविल एविएशन ने कैंसिल कर दिया था। तो इमरान खान साहब ने वज़ीर आला से वज़ीर सेक्रेटरी से पूछा कि जनाब जी उनका एनओसी कैंसिल कर दिया है, इसकी क्या वजूहात है? तो उसके बाद उनके कहने पर, इमरान खान साहब के कहने पर, एक हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसका 3 नवंबर को पहली मीटिंग हुई, और पहली मीटिंग में ही सारे मामला का जायजा लेने के बाद, जिसमें पंजाब हुकूमत भी थी, पंजाब हुकूमत के महकमे भी थे, एलडीए भी था, पंजाब बैंक भी था, सिविल एविएशन भी थी, इन सबको बिठा के तो उस एक मीटिंग में फैसला कर दिया गया कि जनाब आप ऐसा करें कि सिविल एविएशन ने कहा कि जनाब हमने क्योंकि वोल्टन एयरपोर्ट की मौजूदगी की वजह से हम 150 फुट बुलंदी का एनओसी जारी कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमने 500 फुट का बुलंदी का एनओसी जारी किया था जो हमने कैंसिल कर दिया। अगर वोल्टन एयरपोर्ट नहीं होगा तो हम इनको 700 फुट बुलंदी का, इनको क्या किसी भी जो इमारत है उसको दे, हाई राइज बिल्डिंग जिनको कहते हैं, उनको 700 फुट बुलंदी का हम एनओसी जारी कर सकते हैं। ये सिर्फ वोल्टन एयरपोर्ट की वजह से हुआ कि वोल्टन एयरपोर्ट एक फनल एरिया है। अब वोल्टन एयरपोर्ट की हदूद जहाँ खत्म होती है तो एक फुट के हिसाब से सारी मेजरमेंट हुई है कि 1 फुट के बाद कितनी बुलंदी का आप देंगे, 2 फुट के बाद, 3 फुट के बाद, 4 फुट के बाद। तो जहां पर ये फिरोजपुर रोड पे जहां ये अबू धाबी ग्रुप का मुबारक सेंटर है, यहाँ तक पहुंचे वो मैक्सिमम 150 फुट की बुलंदी का एनओसी जारी हो सकता है, लेकिन उन्होंने पता नहीं 500 फुट बुलंदी का एनओसी क्यों जारी कर दिया था, जो बाद में उन्होंने खुद ही कैंसिल कर। ठीक है, अब वो जो मीटिंग हुई थी, 3 नवंबर की मीटिंग हुई थी, उसमें एलडीए की तरफ से शेख इमरान साहब वाइस चेयरमैन है, ये वही फाइलें लेके आए थे और उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग का मसला उठाया था कि हाई राइज बिल्डिंग को हम एनओसी नहीं दे सकते कि ये बोल्टन एयरपोर्ट है। अब ये वही फाइलें थी जो एक वक्त में 2014 में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, आहद चीमा साहब थे जो चेयरमैन एलडीए थे, ठीक है, उन्होंने भी ये केस किया था। उस वक्त भी एक कतरी ग्रुप का नाम सामने आया था कि कतरी ग्रुप है जो चाह रहा है कि वोल्टन एयरपोर्ट से तजारती बड़ी सत्तार खान साहब, बड़ी जबरदस्त आपने बात की है कि एक मुबारक सेंटर की वजह से उसको एनओसी देने के हवाले से बात सामने आई, मुबारक सेंटर की वजह से, अबू धाबी ग्रुप की वजह से बात शुरू हुई, वहीं से हुई। अच्छा सत्तार खान साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक। सत्तार खान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी। सत्तार खान साहब, जरा हमें मुख्तसर बताएं कि अब वाल्टन एयरपोर्ट तो इन्होंने बंद कर दिया है, तो इसके बाद जो ये कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने क्योंकि इतना काम किया इस पर, वाल्टन एयरपोर्ट की ज़मीन कितनी है, उसकी मालियत कितनी है, उसके मलकियत किसकी थी, और आया कि इसका सारा जो लीगल चीजें पहलू हैं वो पूरे किए गए हैं? जरा मुख्तसर करके बताएं, बाकी इश्यूज भी इस पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जी, ये 3 नवंबर की जो मीटिंग हुई थी ना, हाई पावर मीटिंग, उसमें जो जमीनों का डिटेल सामने आई, सिविल एविएशन के पास 1176 कनाल जमीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1130 कनाल, आर्मी के पास 950 कनाल और आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट के पास 221 कनाल जमीन, 3470 कनाल जमीन टोटल। ये 3 नवंबर की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये हवाला दिया गया था कि इसके पास इतनी जमीन है, इसके पास इतनी जमीन है, इसके पास इतनी, ये टोटल बनती है 3470 कनाल जमीन। ठीक है, अब इसमें सिविल एविएशन भी है, इसमें एयरफोर्स भी है, इसमें आर्मी भी है, इसमें आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट भी है। नहीं तो सत्तार खान साहब, तो सॉरी, मुझे एक बात बताएं, ये जो बिजनेस प्लान है, डिस्ट्रिक्ट बिजनेस प्लान, इसमें ये सारी जमीन ली जा रही है या सिर्फ सिविल एविएशन से ली जा रही है? क्योंकि जहां आप बता रहे हैं एयरफोर्स की और आर्मी की और एयरफोर्स हाउसिंग की, तो वहां से जमीन लेना मतलब है कि वो जमीन भी ले ली जाएगी एयरपोर्ट की, या सिर्फ सिविल एविएशन के पास जो एयरपोर्ट का एरिया है वो ही इस बिजनेस प्लान के लिए इस्तेमाल होगा?
देखिए, जमीनें जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हैं या आर्मी के पास है या आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट के पास है, तो आर्मी ने तो अपना वहाँ पर अस्करी विला उनकी हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है और पाकिस्तान एयरफोर्स की वहाँ पर फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है। ठीक है। अब जो जमीन से इनकी हाउसिंग सोसाइटी बन गई हुई है, जी जी, अब वो हाउसिंग सोसाइटी को तो नहीं ये गिरा सकते कि जी इनको बिल्कुल ही फ्लैट करते हैं, उनको बड़ी महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटीज जी, बिल्कुल। हैं विलास को भी ले लो, आर्मी की जो है और जो ये फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी है पाकिस्तान है। अब फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी को जो लास्ट टाइम जमीन दी गई है 2008 में 116 एकड़ जमीन पंजाब हुकूमत ने लीज पे, और लीज की जो मियाद थी वो 100 साल है। ठीक है। और फिर जो रेट मुकर्रर हुआ वो ये 100 रुपए फी एकड़ सालाना के हिसाब से तय हुआ। बड़े इंटरेस्टिंग। हर साल 11,600 रुपए पाकिस्तान एयरफोर्स लीज के मद में पंजाब हुकूमत को देगी, यानी कि 100 साल में 11,00,000 चेक कर लें कि वो ये 11,000 भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी चेक कर लें। नहीं, वो तो दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 100 साल में 116 एकड़ जमीन की टोटल जो लीज की जो कीमत है वो 11,60,000 है। ठीक है। 100 साल की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब हुकूमत ने जो जमीन दी है पाकिस्तान एयरफोर्स। अभी सत्तार खान साहब सिर्फ मुख्तसर मुझे ये बताएं कि ये जो सारा कुछ किया गया है इसमें तमाम कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया गया है या सिर्फ बादशाह सलामत के आर्डर आए हैं कि जी कर दें बस जी हो जाए? सनाउल्लाह साहब, ये जो जमीन दी गई थी ये 1936 में ना, पंजाब जब 1936 में अंग्रेज की हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत ने सिविल एविएशन, उस वक्त की जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट था उसको 260 एकड़ जमीन दी थी फॉर फ्लाइंग पर्पजेज। फॉर फ्लाइंग पर्पजेज 3 दफा मैं कहूँ, फॉर फ्लाइंग पर्पजेज। ये जमीन ओरिजिनली दी फॉर फ्लाइंग पर्पजेज। ठीक है। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो 5 रुपए एकड़ सालाना के हिसाब से वो 65,000 बनते थे टोटल उसकी कीमत। ठीक है। 50 साल की लीज पे। उसके बाद यहाँ पर और बहुत सारे क्लेमेंट हैं जमीनों के। अब जब क्लेमेंट जाते थे ना अदालत में, तो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब उस अदालत में आके कहती थी कि जनाब ये जमीन है ही फ्लाइंग पर्पजेज के लिए, तो हम कहते हैं इसको किसी और काम में डाइवर्ट। ठीक है सत्तार खान साहब, फ्लाइंग पर्पज के लिए हमें जरा अली वकार से इसका जो बिजनेस प्लान है उस पर बात करनी है, टाइम थोड़ा है। अली बताएं ये जो बिजनेस प्लान बनाया गया है, जिस तरह सत्तार खान ने बताया कि टोटल इसकी जमीन 3,470 कनाल है, तो ये जो बिजनेस प्लान है ये कितनी जमीन पर है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रखी जा रही हैं? जिस तरह होटल बताया जा रहा है, हेल्थ क्लब्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, तो ये कमर्शियल जो इसको कमर्शलाइजेशन की जा रही है, इससे इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी और इसके कोई खदशात हैं कुछ जो वहां पर शहरी तंजीमें हैं जो लाहौर को महफूज करने के हवाले से काम कर रही हैं? जी अली सनाउल्लाह साहब, जैसे कि सत्तार भाई ने बताया कि जो 3 नवंबर की मीटिंग हुई थी पहली दफ़ा इस मंसूबे को टेकअप करने के लिए, तो उसमें जो मेरी मालूमात के मुताबिक है उस मीटिंग में पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के शोबा से और कंस्ट्रक्शन के शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले जो बड़ा नाम है एक, उनकी जानिब से एक प्रेजेंटेशन दी गई प्राइम मिनिस्टर को, और उस वक्त जो टीम वहाँ पर बैठी थी उसमें जो बिजनेस प्लान पेश किया गया, वो मॉडल जो दिया गया वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिहाज से था, और उसमें बताया गया कि 2035 कनाल के करीब ये जो अराजी है इस वाल्टन एयरपोर्ट की, इस पर जो डेवलपमेंट की जाएगी तो उसमें जो कमर्शियल एरिया है वो तकरीबन 533 कनाल है, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 161 कनाल, अपार्टमेंट जो बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी उसके लिए 140 कनाल, और इसी तरह जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए जगह का यहाँ पर तयन किया गया कि वो बनेंगे। तो इस तरह 235 कनाल जो अराजी है वो उसका इब्तदाई ये बिजनेस प्लान पेश किया गया कि यहाँ पर 2035 कनाल 2035। तो इसमें कमोबेश जो इन्वेस्टमेंट आने का जो तखमीना लगाया गया वो 6,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है कि यहाँ से वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसकी जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, इसका जो बोर्ड बनना है, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो अथॉरिटी बनाई गई है उसका जो बोर्ड बनेगा, उसके बोर्ड के अभी मेमोरान भी मुकम्मल नहीं हुए। तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इसी माह में तक उम्मीद की जा रही है कि इसका जो बोर्ड है बाकायदा तौर पर वो मुकम्मल होगा, उसकी पहली बाकायदा मीटिंग मुनक्किद होगी जिसमें इसके आगे जो मॉडलिटीज़ हैं वो तय किए जाएंगे कि इसके बिजनेस मॉडल क्या होगा, ये ज्वाइंट वेंचर पे बनेगा या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगा, पंजाब हुकूमत का इसमें कितना शेयर होगा
सिविल एविएशन को कितना शेयर मिलेगा, इसी तरह जो सत्तार भाई ने बताया आर्मी और एयरफोर्स के जो अदारे हैं उनकी अराजी अगर इसमें ली जाती है, रेलवे की कुछ अराजी इसमें शामिल है, वो अगर ली जाती है तो उसमें उनका कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा, वो किस तरह से इसमें सारे इन्वॉल्व होंगे। तो ये जब तक अभी बोर्ड की पहली मीटिंग नहीं होती, जो कि अभी पंजाब हुकूमत ने सिर्फ इसका ऑर्डिनेंस जारी किया है सेंट्रल बिजनेस। सिर्फ एक बात बताए मुझे कि क्योंकि लाहौरी जो है अपनी जो तारीख है और अपना जो माजी है उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमने देखा है। तो ये क्योंकि एयरपोर्ट बड़ा पुराना है और मतलब है उसमें और भी कई तारीखी अहमियत हैं। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने के बाद इधर लैंड किया था, दूसरी जंग अजीम के लिए भी ये इस्तेमाल हुआ था, और भी कई चीज़ें हैं। तो लाहौरी इस मामले पर कोई किसी ने आवाज़ उठाई है कि इस जगह को महफूज बनाया जाए, यहाँ पे कोई म्यूज़ियम बना दिया जाए या कोई और ऐसी चीज़ बना दी जाए, ना कि यहाँ बड़ी बड़ी कई सौ मंजिला इमारतें बना दी जाएं, या लाहौरी इस वक्त इस मामले पर सत्तू पी के सोए हुए हैं? जिस तरह एक पहले तंजीम लाहौर में काम कर रही है लाहौर बचाओ तहरीक के नाम से, तो वो मुख्तलिफ औकात पर इसी तरह जो लाहौर के मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर आवाज़ बुलंद करती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस पॉइंट पे इन्होंने इस मंसूबे के लिए अभी तक इस तंजीम की जानिब से आवाज़ नहीं हमने देखी कि उन्होंने नहीं उठाई। लेकिन यहाँ पर जो फ्लाइंग क्लब्स थे वाल्टन एयरपोर्ट पर, उनकी जानिब से आवाज़ उठाई गई, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। इसके अलावा जो वाल्टन एयरपोर्ट और ये गुलबर्ग जो मेन बुलीवार्ड वाली साइड पर नर्सरियां थी, जो कदीमी यहाँ पर नर्सरियां थी, साल से वो यहाँ पर मौजूद थी, उनको भी रातों रात यहाँ पर ख़त्म किया गया। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो दरख्त लगे हुए थे उनको ख़त्म किया गया, उनको काटा गया। तो उस पर हमने देखा कि आवाज़ उठाई, लेकिन उस पर अली वकार बहुत शुक्रिया, सत्तार खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब हम एक देते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर जाएंगे कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में कई इदारे हैं जिनके सरबराहान की जो है तैनातियां नहीं की जा सकी और एडहाकिज्म पर निज़ाम चलाया जा रहा है और इससे क्या मसाइल आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत को है 3.25 साल तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी जो इदारे हैं मुख्तलिफ, उनके सरबराहान की तैनाती का अमल मुकम्मल नहीं कर चुकी है। और वफाक में तकरीबन 77 ऐसे इदारे हैं जिनके सरबराहान अभी तक तैनात नहीं किए गए और एडहाक पर मामला चलाए जा रहे हैं। इसी तरह पंजाब में भी कई अहम इदारे हैं जिसमें ज़राअत हैं, मईशत के हवाले से हैं, जिनके सरबराहान नहीं हैं और जिसकी वजह से गवर्नेंस में भी बेहतरी आ रही है और सर्विस डिलीवरी भी मुश्किलात हैं और अवाम को भी रुकावटें हैं। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर शिरानी, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। इसके अलावा लाहौर में अली वकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम पहले लाहौर चलते हैं अली वकार के पास। अली, ये बताएं कि पंजाब हुकूमत में कौन कौन से इदारे हैं जिनके सरबराह नहीं है और कितने अरसे से नहीं है, और इसके पीछे क्या अवामिल आया कि जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते कि नए सरबराहें, या कोई और इश्यूज हैं? हाँ जी बिल्कुल सनाउल्लाह साहब, मामला ऐसा है कि अब आइंदा माली साल का बजट भी आने वाला है पंजाब का और वफाक का भी। तो सबसे पहले जो बड़ी की पोस्ट है पंजाब की, उसमें चीफ इकोनॉमिस्ट की जो नशिस्त है वो तकरीबन 2 माह होने को है, वो अभी तक खाली है और अब बजट साजी का मरहला शुरू हो चुका है। तमाम जो तजावीज़ आ रही हैं, तो इकोनॉमिस्ट ही ना होना ये एक सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत की तरजीहात का। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर चीफ़ इकोनॉमिस्ट ही नहीं मौजूद और जो उसके साथ मिलकर मुशावरत नहीं की जाती बजट साजी में, तो बजट किस तरह तैयार होगा, उसमें अवाम की भलाई के लिए क्या चीज़ें होंगी। हालांकि इकोनॉमिस्ट जो है वो बता सकता है आपको कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें, बाकी कौन और कितने इदारे हैं जिनके सरबराहान नहीं है और बार बार क्यों जल्दी तब्दील भी किए जा रहे हैं, ये भी एक उसमें एक तो दूसरा बड़ा अहम महकमा है पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का। उसका 2 साल हो गए हैं, उसका सदर अभी तक तैनात नहीं किया जा सका। उसके CEO को ही इस वक्त अजाफी चार्ज दिया गया और वो भी बदकिस्मती से जून में रिटायर्ड होने वाले हैं। तो एक बड़ा अहम महकमा है जिसकी अरबों रुपए का इक्विटी है, उसके असासे हैं पंजाब में, लेकिन उसको देखने वाला उसका मुकम्मल नहीं है। तो लाइफ स्टॉक की भी बात करूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है, उन्होंने बहुत सारी स्कीमें भी दी हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से, बछड़ा पाल है, मुर्गी स्कीम है और भी बहुत सारी स्कीमें हैं।
तो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 माह हो गया है उनको उसके ओहदे पर तैनाती नहीं की गई। इससे पहले जो वहाँ पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक सैफ अंजुम थे उनको जो है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात कर दिया गया। तो अब जो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का ओहदा है वो सेक्रेटरी ज़राअत जो है पंजाब में असदुर्रहमान गिलानी उनको ये ओहदा दिया गया है अजाफी चार्ज के तौर पर, ताकि वो इसको चला सकें। तो दोनों बड़े बड़े महकमे हैं पंजाब के। और तो क्या अली ये बताएंगे पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है कि इन इदारों में जो तैनातियां में ताख़ीर की जा रही है या एडाक पे चलाया जा रहा है, उसकी वजूहात कोई पंजाब हुकूमत बयान करती है कि क्या वजह है? पंजाब हुकूमत को तो समझ ही नहीं लग रही ना कि कौन सा अफसर किस जगह पर लगाना है। आपने देखा है कि इस 2-3 साल के अरसे में बेशबहा चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, बेशबहा सेक्रेटरीज तब्दील हुए हैं, और नीचे जो डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, इस तरह की जो पोस्टें हैं वहाँ पे तो आप गिन ही नहीं सकते ना कि एक एक रोज़ में एक एक सेक्रेटरी को 2-2 दफ़ा भी तब्दील कर दिया गया है। तो पंजाब हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह अपना काम चलाए। ठीक है अली वकार ताहिर, ये देखें जो बता रहे हैं कि आया वफाक में भी यही सूरत हाल है कि पंजाब हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही। आए दिन अफसरान को भी तब्दील किया जाता है, एक दिन लगाया जाता है, फिर हफ्ते बाद बताया जाता है जी गलती हो गई, फिर दूसरा अफसर लगा दिया जाता है, चीफ सेक्रेटरी भी चेंज होते हैं। तो वफाक में क्या पोजीशन है? वफाक में जो इदारे खाली हैं वो कितने हैं और कौन कौन से इदारे हैं और उनसे क्या जो गवर्नेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, मैं 1 मिनट पहले लूँगा ताकि क्लियरिटी बात में रहे। 7 मई 2019 को वफाकी काबीना ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को ये अहकामात दिए थे कि जो भी खाली इदारे हैं वो 3 माह के अंदर अंदर उनको फिल किया जाए, और जो भी एडिशनल चार्ज हैं वो भी वापस लिए जाएं और किसी को चार्ज न दिया जाए। उसके बाद जुलाई 2019 में दोबारा कैबिनेट अपने फैसले को रिट्रेट करती है। फिर अगस्त 2019 इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी को ये टास्क दिया जाता है कि एक्सरसाइज की जाए और मालूम किया जाए कि टोटल कितने ऐसे इदारे हैं जो मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं या आर्जी बुनियादों पर चल रहे हैं। तो उस वक्त 132 इदारों की निशानदेही की गई थी जो खाली थे या मुस्तकिल सरबराहान से महरूम। तो उसके बाद गाहे बगाहे काबीना की जानिब से अहकामात दिए जाते रहे, वज़ीर आज़म भी नोटिस लेते रहे, लेकिन उसके बावजूद अब पौने 2 साल होने को हैं और मई 2019 के बाद पहली मरतबा अगर जब अनाउंस उन्होंने डायरेक्शन दी थी उसके बाद 2 साल पूरे होने वाले हैं। अभी भी जो रिसेंटली कैबिनेट में इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रिपोर्ट पेश की है उसमें 77 ऐसे इदारे हैं जो अभी तक मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं या आर्जू बुनियादों पर चलाए जा रहे हैं। तो इससे पहले अक्टूबर 2000 वो मैं देख रहा था रिपोर्ट को, पावर सेक्टर के भी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुतासिर है इस वक्त सर्कुलर डेट का मसला है, बार बार बिजली का रेट बढ़ रहा है, हुकूमत एनर्जी टीम भी चेंज करती रहती है, IPP से मायदा भी किया, तो ये पावर सेक्टर के इदारे भी सरबराहान से बिजली के जो तमाम 10 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियां हैं वो अभी तक मुस्तकिल सरबराहान से महरूम है। ये महीनों की बात नहीं, ये सालों से मौजूदा हुकूमत में कोई भी बिजली तकसीमकार कंपनी का मुस्तकिल सरबराह तैनात नहीं किया गया और बोर्ड भी खाली थे। बोर्ड भी रिसेंटली कुछ बोर्ड अपॉइंट हो गए हैं उनके डायरेक्टर्स और अभी मजीद कुछ की मतलब आप कह रहे हैं कि ये रोते रहते हैं कि पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस खराब है, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, और वो कौन से बम वो छोड़ गए थे, बारूदी बम छोड़ गए थे, और आप बता रहे हैं कि 2.5 साल में इन्होंने किसी भी जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है उसका सरबराह नहीं लगाया और इसी तरह ढाक पे चला रहे। इसी तरह CDA है, नादरा है, ड्रैब है, EOBI है, पाकिस्तान LNG लिमिटेड है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, इंटरस्टेट गैस है। इसी तरह दर्जनों ऐसे इदारे हैं जो मुस्तकिल सरबराहान के बगैर चलाए जा रहे हैं या वो असामियाँ खाली हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, 2012 में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी एक बना था, उसकी CEO का ओहदा था, वो 9 साल से खाली है। जब से इदारा ये बना है अभी तक उसका सरबराह तैनात नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी दौर, PMLN की दौर 15 मिलियन और 18 मिलियन बेल से कम होके 7-8 मिलियन बेल्स पर 5.6 मिलियन बेल पर, और आप उसको जरा कैलकुलेट करें तो कई अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। दूसरी मैं सर आपको बताऊंगी इसकी किस तरह, मतलब देखो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है अपॉइंटमेंट्स के हवाले से वो इंश्योर करे इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद वफाकी काबीना का फैसला है तो वफाकी काबीना खुद अपने फैसलों की खिलाफ वर्जी करती है। आप रिसेंटली देखते रहे, आप कैबिनेट कवर करते हैं, समरियों में जाती हैं कैबिनेट में, वो एजेंडे पे भी आ जाती है, एडिशनल चार्ज भी दे देते हैं। ये सिलसिला जारी है। ताहिर, हमारा टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आपका, अली वकार आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो तामीरात के शोबे में एमनेस्टी दी गई है, इसके साथ साथ FATF के कवानीन के तहत अब इनकी मॉनिटरिंग भी होगी और इस हवाले से क्या मसाइल आ रहे हैं, इसके बाद वक्फे के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। और हुकूमत ने गुज़श्ता साल जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसके लिए एक एमनेस्टी का ऐलान किया और उसका बेनिफिट भी आया। कंस्ट्रक्शन के शोबे में एक्टिविटी तेज़ी से बढ़ी, बूम आया सीमेंट इंडस्ट्री में, इसके अलावा बाकी शोबों में भी बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हुई और हुकूमत ने इसमें एक्सटेंशन भी दी। उसके बाद FATF की बाद शराइत के तहत इस तमाम शोबे की जो है कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई। FBR और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की तरफ से इस किस्म के परफार्मे दिए गए कि जिसमें तमाम चीज़ों की तफसीलात मांगी गई और ये खदशात पैदा हो गए कि शायद इस शोबे में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उन पर भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और किसी और किस्म के मुकदमात कायम किए जा सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमने FPCCI के कन्वीनर जनाब एहसन मलिक साहब को दावत दी है। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये इशू क्या है और आपने इस मामले पर हुकूमत से बात की है, मुतल्लिका इदारों से, तो क्या कहते हैं? पहले हमें नाज़रीन को ये बताएं कि ये इशू क्या है और इससे किस किस्म के मसाइल आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, सबसे पहले तो ये जो FATF की शराइत हैं जो कि 29 सितंबर को एक आमला एक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उजलत में आप कह सकते हैं एक SRO पास किया 924 नंबर और उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ ले गए, जिसमें कि रियल एस्टेट एजेंट्स, मनी चेंजर्स और ज्वेलर्स को DNFBP डिक्लेयर कर दिया गया। डेजिग्नेटेड मनी चेंजर्स, ज्वेलर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को, और इनको डिक्लेयर कर दिया गया एज ए DNFBP, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफी अरसे से रेगुलेट करना चाह रही थी, बट वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही थी कि जिस तरीके से होना चाहिए कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में ना आए। लेकिन क्योंकि FATF की शराइत कड़ी हैं, FATF का डंडा सर पे गवर्नमेंट के मौजूद है और कुछ हमारी गवर्नमेंट की नासमझी है जिसने इस तरीके को इसको बहुत मिस हैंडल किया और इमीडिएटली जब इन्होंने ये कानून बनाया तो जो भी इन लोगों के पास फाइलर रजिस्टर्ड लोग थे इस कैटेगरी में जो फॉल करते थे उनको इमीडिएटली फोर्सफुली DNFBP डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अभी उनकी और जो अनडिक्लेयर है वो बच गए। वो हमें तो अब वो लोग ताने टॉन्ट करते हैं कि आप लोगों को बहुत शौक था फाइलर बनने का, आप लोगों को बहुत शौक था पैसे गवर्नमेंट को अदा करने का। हमें आप देखें, हम लाख रुपए के पीछे 600 रुपया पे करते हैं और हमें इस किस्म की किसी बकवास में नहीं फंसना पड़ता, ना हमें कोई नोटिस आता है, ना हमने कोई कंप्लायंस देनी है। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के हलकों में ये बात कर भी चुका हूं कि क्या हमें फाइलर होने की सजा मिलेगी। मतलब अगर आप लोगों ने कोई कंप्लायंस देनी है तो पहले आपने अगर चीजों को टाइटन अप करना था तो आप पहले नॉन फाइलर्स को पकड़े और नॉन फाइलर्स के लिए हमें एग्जाम्पल इस तरह सेट करें कि भाई फाइलर को इतनी मराहत मिलती हैं। नहीं तो ये जो SRO जारी किया गया, कानून बनाया गया, इस पर आपसे कोई कंसल्टेशन हुई थी? हमारे से बिल्कुल कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, बल्कि इस पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई कि इसको फर्दर इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी मलिक साहब, अभी हुकूमत क्या कहती है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हुकूमत का अभी क्या मौक़िफ़ है? आपने जो बातचीत की है, हुकूमत इस पर नजरसानी करना चाहती है या? हुकूमत फिल वक्त अभी तो हुकूमत को अपनी समझ ही नहीं आ रही कि उसने करना क्या है, लेकिन हमारी जो एसोसिएशन और फेडरेशन है उसकी मुख्तलिफ हलकों में बातचीत हुई है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आना ये शुरू हुआ है कि हमने कहा लोगों को आप एजुकेट करें, जिसमें अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले अभी FBR के पोर्टल पे उन्होंने एक वेब पेज बनाया है और एक iPad पे आपको लिंक दिया है कि आप इसको वहां पे स्टडी करें, क्योंकि जो इसके वर्ड्स हैं उसके लिए तो एक रियल एस्टेट एजेंट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना है या एक लॉयर चाहिए जो इसकी कंप्लायंस को फुलफिल करे। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि अभी बजट भी आ रहा है और स्पेशली जो हालात सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं मुल्क में, पैंडेमिक कोविड भी है और शौकत तरीन साहब से अब लोगों को बहुत उम्मीदें, अल्लाह करे कि वो रुक जाएं। अब ये तीसरे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे चेंज हो चुके हैं, उनको इस चीज को मॉनिटर करना चाहिए, चीजों को टेकअप करना चाहिए और इस FATF के इशू को बड़ी बारीकी से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की मैशियत को भी धचका लगेगा। सर
मलिक साहब, टाइम हमारा पूरा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें टाइम देने का। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।